वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका ज़ीशान सर और स्वागत करता हूं देसी मास्टर्स के 5th सेमेस्टर के ये जो न्यू सिलेबस है उसमें सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं देसी मास्टर्स के क्लास में। और मैं हाजिर हूं आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर के जिसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इस बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल नया है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए। एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं निखार देने वाला है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है कि इसके नाम से ही अगर आप देखना चाहेंगे, इसका नाम अगर देखना चाहेंगे तो इसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। बच्चों तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले भी मैंने कई सब्जेक्ट इस आपके देसी मास्टर्स के क्लासेस में लिए हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे वो आपका बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। इसके साथ साथ भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने लिए हैं और मेरी हमेशा कोशिश रही कि आप अपना वन ऑफ द बेस्ट पेपर आप दे करके आइए। इस बार भी देसी मास्टर्स का ये पूरा का पूरा एकदम कोशिश रहेगी कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा हो और इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। ये जो सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है आपके सब्जेक्ट में जो कि 5th सेमेस्टर में है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये जो सब्जेक्ट है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में, इससे पहले जो आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें सब्जेक्ट ओवरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा दिया है, बता दिया है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या बेनिफिट आपको होने वाला है इन फ्यूचर, ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए, इसके अलावा भी आपके प्रोफेशनल लाइफ को ये सब्जेक्ट कैसे निखार सकता है उसके बारे में ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज जो है वो यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सेशन को ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस यूनिट को, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप ये चीज़ हमेशा समझ के चलिए कि जो पहला यूनिट है उसका पहला यूनिट के अंदर क्या है, उस पहले यूनिट के अंदर मुझे क्या पढ़ना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पहला यूनिट से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये जो दो वर्ड से मिलके ये जो आपका सब्जेक्ट बना है, ये दोनों वर्ड क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाते हैं, उनको यही नहीं पता चल पाता है आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है। जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड मैकेनिक्स, और अगर आप उसका जवाब वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं तो दैट इज शेमलेस। उसी तरह से ये जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, मैं जिनशान सर आपको इस तरह से ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट में अगर आपको मज़ा नहीं आया ना, ये सब्जेक्ट में अगर आपको मज़ा नहीं आया पढ़ने में, तो समझ लीजिएगा कि मेरे में अंदर कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। बहुत अच्छा पेपर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएगा और इस पेपर को पढ़ के आप ये याद रखिएगा कि इस पेपर को पढ़ने के बाद आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, ये जो आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, ये जो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, ये जो आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसमें ये सब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जिसने ये सब्जेक्ट को डाला है खासतौर पे, क्योंकि जो अभी मॉडर्नाइजेशन वक्त है, जो सिनेरियो चल रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही चल रहा है बच्चों। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और स्टार्टअप क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में बताऊंगा। और स्टार्टअप के बारे में तो पूरा डिटेल से आपको पढ़ना ही। तो चलिए बिना देर के हुए आज मैं आपको लेक्चर नंबर 1 लेकर के आया हूँ, यूनिट नंबर 1 का। तो यूनिट नंबर 1 की अगर मैं अंदर में बात करूँ, लेक्चर नंबर 1 का, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है और उसके बाद स्टार्टअप क्या है। यूनिट नंबर 1 पे आपका जो यूनिट नंबर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये आपका पहला चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा पहला चैप्टर का आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। और ये आप जान लीजिए कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 ये पांचों यूनिट है और हर यूनिट का एक अपना इंपॉर्टेंस। हम लोग आज सबसे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला यूनिट में हम लोग, पहला लेक्चर नंबर 1 है जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा।
तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे एक आपको एक फिगर दिख रहा होगा, एक रॉकेट दिख रहा होगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई हुई, एक में स्ट्रैटेजी है, टारगेट, विजन, स्टार्टअप, मार्केटिंग, लोकेशन, आइडियाज, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब का कॉम्बिनेशन है ये एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं बात करना चाहूँ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो चलिए बिना देर के हुए इसका सबसे पहले, मेरी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले ये हमेशा आदत रही है कि मैं बच्चों को हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा पढ़ाता हूँ। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको शुरू करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो बिना देर के हुए सेशन को लाइक कर दीजिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सब लोग। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर से आप क्या समझ रहे हैं? इस फिगर में कुछ लैडर है, कुछ सीढ़ियाँ हैं, जो हर स्टेप में $1 दी हुई है। एक आदमी है जो यहाँ पहुँचा हुआ है इस स्टेप पर, और देखिए ये है आपका रॉकेट, ये है टारगेट, इसको कहते हैं टारगेट, ठीक है बच्चों। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टारगेट, इसको कहते हैं टारगेट। ये है आपका टारगेट, और स्टेप वाइज ये चढ़ता जा रहा है, ये एक लैडर है। तो इंटरप्रेन्योरशिप यही मालिक है जिसको हर स्टेप पे कुछ प्रॉफिट कमाने हैं, और प्रॉफिट कमा के कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है। तो देयर शुड बी गोल, देयर शुड बी टारगेट, एक मंजिल होनी चाहिए जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें प्रेरित करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इंट्रोडक्शन, ये मेरा फेवरेट पार्ट और आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होगा ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरी आदत रही कि मैं जब भी क्लास लूंगा तो आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा, और ध्यान से सुनिएगा इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या क्या बातें कही गई। चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस bearing most of the risks and enjoying most of the rewards। बहुत अच्छी बात का है, वन ऑफ द बेस्ट बात का है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कहता है कि एन इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर क्या है? इंटरप्रेनर एक इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, कोई भी आदमी हो सकता है इंटरप्रेनर, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। bearing most of the risks and enjoying most of the rewards, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क वो खुद उठाता है, और रिस्क उठाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर रिवार्ड मिलता है या प्रॉफिट आता है तो वो खुद इंजॉय करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो रिस्क उठाएगा वही ना प्रॉफिट पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योर वो है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के लिए वो एक रिस्क उठाता है, और रिस्क उठाने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसे एंजॉय करता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि वैसा इंसान जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लेने के बाद अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट वो एंजॉय करेगा, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं बच्चों? एंटरप्रेन्योर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। तीन चीज़ें हैं, एक है एंटरप्रेन्योर, एक है एंटरप्रेन्योरशिप, और एक है एंटरप्राइज। ये तीनों वर्ड हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं एक स्टेप में आपको ये सिखा दूंगा कि ये तीनों वर्ड आप कभी नहीं भूलने वाले। एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है जो कोई बिजनेस नया स्टार्ट करे। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं एंटरप्रेन्योर कराऊंगा। तो आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर आप ये बार बार एंटरप्रेन्योर क्यों कह रहे हैं? उससे अच्छा आप बिजनेसमैन कह दीजिए ना। बिजनेसमैन कहने में हाँ कह सकते हैं बिजनेसमैन, बट आज के मॉडर्न सिनेरियो में, आज के टेक्निकल वर्ल्ड में बिजनेसमैन वर्ड अब थोड़ा सा पुराना हो गया। अगर कोई वर्ड है जो नया थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में थोड़ा मॉडर्नाइज लगता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो यही वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर? नो डाउट, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। बात करें अगर एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कुछ तो प्रोसेस करेंगे ना। तो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उस नया बिजनेस को स्टार्ट करने में, जो तरीका यूज कर रहे हैं उस नया बिजनेस को स्टार्ट करने में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और उस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उस बिजनेस के अंदर आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनाइएगा ना, कुछ ना कुछ आउटपुट तो आपका होगा ना। आपने कोई बिजनेस अगर बनाया है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को आप सेल कीजिएगा। तो जो प्रोडक्ट आपका बन के किसी इंडस्ट्री के अंदर बिक रहा है, दैट इज एंटरप्राइज। उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज। तो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको।
तो आशा करते हैं कि ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्राइज क्या है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर। देखिए बहुत अच्छी बात क्या है कि एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक इनोवेटर भी कह सकते हैं, ए सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। सही बात है, जब न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई नई चीजें वो लेके आ रहा है, तो वो इनोवेटर भी हो सकता है, वो न्यू आइडियाज भी हो सकते हैं, गुड्स भी बेचना हो सकता है, गुड्स मतलब कोई सामान होता है, सर्विस भी प्रोवाइड करना हो सकता है, या कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना हो सकता है। इन सारे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। कि जो कोई नई चीज मार्केट में लेके आए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे बच्चों। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। आगे के ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है एंटरप्रेन्योर प्लेज ए की रोल इन इकोनॉमी यूजिंग द स्किल्स एंड इनिशिएटिव नेसेसरी टू एंटिसिपेट नीड्स एंड ब्रिंग गुड न्यू आइडियाज टू द मार्केट। कहता है कि एंटरप्रेन्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर। अगर हर देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे तो किसी को जॉब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है कि वो जॉब क्रिएट करता है, वो जॉब देता है। वो किसी के पास जा कर के जॉब नहीं करता है 9 to 5 वाला। ये चीज़ याद रखिएगा कि मुझे किसी के लिए करना है। वो जो भी कुछ करता है वो अपने लिए करता है, उसका अपना ओन बिजनेस होता है। तो अगर तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर लोग खुद का काम स्टार्ट करने लगे किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो उस देश का इकोनॉमिकली आसानी से ही बढ़ेगा। तो वो क्या करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है कि देश की इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ स्किल्स भी बढ़ते हैं, नए नए चीज़ें आती हैं मार्केट में, नए नए रिसर्च होते हैं मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं मार्केट में, तो स्किल्स इन्हांस होती है और एक अच्छा इनिशिएटिव होता है ताकि लोगों को अच्छा अच्छा नया आइडियाज़ मिल सके, मार्केट को अच्छी अच्छी नई चीज़ें मिल सके। आज आप जो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंटरप्रेन्योर के दिया हुआ चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए आगे। Entrepreneurship that proves to be a successful in taking on the risks of creating a startup is rewarded with profits, fame, and continued growth opportunities. Entrepreneurship that fails result in losses and less prevalence in the markets for those involved. देखिए दो बातें कही गई यहाँ पे। पहली बात ये कही गई कि इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये प्रूफ कर दिया गया है कि अगर इंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपने कोई बिजनेस उठाया और वो सक्सेसफुल हो गया तो आपने कहीं ना कहीं रिस्क उठाया। बिल्कुल, रिस्क उठाने के बाद अब एक वर्ड आता है स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है, तो देखिए ध्यान से, स्टार्टअप जो होता है वो एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको स्टार्ट हुए हुए कम से कम 5 साल मिनिमम होने चाहिए। मतलब वो नई इंडस्ट्री है और नई इंडस्ट्री को स्टार्ट होने हुए 5 years, मिनिमम 5 साल हुए उस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट हुए हुए, उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्टअप। और एक और डिफरेंस है कि उस इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक साल में। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप। तो अगर आपने कोई नया चीज़ स्टार्ट किया है तो उसको आप, नई इंडस्ट्री स्टार्ट की है, उसको स्टार्ट हुए हुए 5 साल अभी नहीं हुए हैं, तो उसे आप स्टार्टअप कह सकते हैं। याद रखिए, अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो दैट इज़ नॉट स्टार्टअप। ये याद रखिएगा। बहुत लोग ये डिफरेंस पूछ सकते हैं कि आपसे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आपने स्टार्टअप किया तो आपको रिवार्ड में क्या मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट है, आपने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपको प्रॉफिट आएगा, जाहिर से जाहिर बात है। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट के साथ साथ एक फेम होगा। फेम मतलब आपका नाम होगा कि हाँ भाई, ये एक इंडस्ट्री है जो अभी अभी नई आई है, इसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा और कस्टमर के पास इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो दैट इज फेम, दैट इज रेपुटेशन। एक अच्छा रेपुटेशन आपका मार्केट में बनेगा और साथ ही साथ आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, जब आपके प्रोडक्ट पे लोग भरोसा करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उसमें बहुत ज़्यादा होगी। एक कंडीशन ये हो सकता है, लेकिन एक और कंडीशन ये हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया बट आपका जो बिजनेस करने का जो तरीका था या जो भी कुछ फैक्टर रहे होंगे उसके कारण आपका बिजनेस नहीं चला। यहीं पे दूसरी लाइन कही गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फेल कर जाता है ना, अब मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं बना पाता। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या तो आप लॉस कमा सकते हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप में आपको तो रिस्क बियर करना होगा, जो रिस्क बियर करता है वही आगे जा पाता है। अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कहता है इंटरप्रेन्योरशिप इज द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, बेसिकली ए स्टार्टअप कंपनी। देखिए कितने अच्छी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। इंटरप्रेन्योरशिप इज द आर्ट, ये एक आर्ट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली स्टार्टअप कंपनी मतलब शुरुआत में ये कंपनी क्या होती है, स्टार्टअप। मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत का जो टाइम होगा 3 साल 4 साल 5 साल तक, तो उसको स्टार्टअप ही कहेंगे। ठीक है ना बच्चों,
5 साल के बाद का जो वक्त होता है तब ये कंपनी स्टार्टअप नहीं रह पाती है, ठीक है। ऑफरिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट, और ये क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रही है आपको, एक नया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, क्रिएटिव प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, प्रोसेस और सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो या कोई प्रोसेस हो या कोई सर्विस। अब सर्विस मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते, जैसे आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, तो जो कंपनी आपको बात करवा रही है वो आपको क्या ऑफर कर रही है, वो आपको सर्विस ऑर्डर कर रही है, ना कि प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। आप पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, उसके बदले में आपको सर्विस मिल रही है। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है। वी कैन से दैट इट इज एन एक्टिविटी फुल ऑफ क्रिएटिविटी। ये बहुत अच्छा लाइन कहा है, ये कहा है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर कुछ नया है, जिसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये एक नई चीज है जो आप कहते हैं ना बिजनेस में। तो क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है बच्चों। आइए, एन एंटरप्रेन्योर परसीव्स एवरीथिंग एज अ चांस एंड डिस्प्लेज बायस इन टेकिंग डिसीजन। एक एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज को एक चांस की तरह लेता है, एक मौके की तरह लेता है और उसको अच्छे से एंजॉय करता है और अच्छा डिसीजन लेता है एक सही समय पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बच्चों। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बारी बारी से बहुत ही अच्छे से समझाया है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन में एक आपके टॉप सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें लिखा होगा डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया है। बातें सारी वही हैं, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन आ जाए। तो कम से कम 2-3 डेफिनेशन आप एक अच्छे डेफिनेशन, जो एक अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दिए गए हैं उसको आप याद रखिए। तो आइए देखते हैं, डेफिनेशंस की बात करें भाई। पहला डेफिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्कम्प्टर, स्कम्प्टर इज द इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया है। कहता है एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक इनोवेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज पे बेस्ड है, पर्पसफुल। पर्पस मतलब कोई लक्ष्य, कोई ना कोई पर्पस तो रहा होगा, इसके कारण ही एंटरप्रेन्योरशिप आया, तो आपका कोई ना कोई पर्पस रहा होगा बिल्कुल। और एक सिस्टमेटिक इनोवेटर है, मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे आपको एंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है बच्चों। इट इंक्लूड नॉट ओनली द इंडिपेंडेंट बिजनेस बट ऑल्सो कंपनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स हु एक्चुअली कैरी आउट इनोवेटिव फंक्शन। कहता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक आदमी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है और उसकी कंपनी और सारा क्रेडिट सिर्फ उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। उस कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन सबको सेम क्रेडिट मिलेगा इस इंडस्ट्रीज के अंदर। देखिए, कहता है कि बिजनेस बट ऑल्सो कंपनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स हु एक्चुअली कैरी आउट इनोवेटिव फंक्शंस, जो इस इनोवेटिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनको भी बराबर का प्रॉफिट या बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा। ये कहा था स्कम्प्टन साहब ने। ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है रॉबर्ट के लैम्ब, जो कि 1952 में दिया गया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा सोशल सामाजिक डिसीजन है जिससे क्या फायदा हो रहा है, जिससे कुछ नया इनोवेशन हो रहा है और साथ साथ जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट रोल निभाती है देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो ये हो गया आपका दूसरा डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है जिसको कहा है रॉबर्ट सी रॉनस्टैड 1984 में। उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब समझते हैं, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, चलते रहना, ठीक है, मोशन में रहना। एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। इंक्रीमेंटल वेल्थ मतलब का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें लगातार अर्निंग आप कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लगातार फायदा कमा सकते हैं, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका अपना खुद का बिजनेस होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं, आगे अकॉर्डिंग टू एच कोले, जिन्होंने दिया है 1950, इन्होंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप of associated individuals undertaken to initiate, maintain or aggrandize profit by production और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सब कुछ बता दिया गया है। कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल, कुछ ना कुछ पर्पसफुल है, हमारा कुछ ना कुछ पर्पस है जिसके कर पे एक्टिविटी ये बेस्ड है, कोई इंडिविजुअल की या कोई ग्रुप की
जो मिल करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो सके और वो प्रॉफिट आपस में सब इंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद एक और है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क टेकिंग अप्रोप्रिएट टू द अपॉर्चुनिटी। कहता है कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग रिस्क लेते हैं और साथ ही साथ एक पूरी की पूरी प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। एक और है रॉबर्ट डी हिस्चट, इन्होंने दिया था, और माइकल पीटर्स, इन्होंने दिया था इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है, कुछ नया देना, कुछ नया देना, समथिंग न्यू विथ वैल्यू, जिसका कोई ना कोई मार्केट में, ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ें बना दी उसका कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, तो वैसा चीज़ जो बनाइए जिसका कोई वैल्यू है मार्केट में, बाय डिवोटिंग द नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट समय लगा हो, एफर्ट लगा हो, और accompanying फाइनेंशियल साइकिक एंड सोशल रिस्क ऑफ रिसीविंग द रिजल्टिंग रिवॉर्ड्स, जिसके बदले आपको एक अच्छा रिवार्ड मनी के तौर पर मिलता रहे, मॉनेटरी एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ उस बिजनेस के अंदर आपके पास सेटिस्फैक्शन हो और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंस हो। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काम करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। और इंडिपेंडेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आज़ादी हो कि आप अपने बिजनेस में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप खुलकर वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही मालिक होते हैं, आप जो भी डिसीजंस लेना चाहें वो ले सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये डिसीजन लेना पॉसिबल आपके लिए नहीं है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी जो बातें हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ हो, इसके बाद जो डेफिनेशंस हमने बताए, लगभग मैंने 5-6 डेफिनेशन बताए, आप मेरे हिसाब से 2 अच्छा डेफिनेशन याद रखिए, बहुत होगा आपके लिए। 2 डेफिनेशन आप ज़रूर अपने नोट्स भी बनाइए, साथ साथ नोट्स यहाँ से भी आपको मिलेगा और अपना भी एक नोट्स बनाइए। 2 डेफिनेशन काफ़ी होंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 डेफिनेशन आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ तक तो आपका ये पार्ट पूरा हो गया। ये है ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है आपके सिलेबस में ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स मतलब है कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं जो किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो इस एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। तो वो क्वालिटीज देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहला क्वालिटीज है सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। कोई आदमी है वो अंदर से खुद खुश नहीं है, उसको खुद डाउट लग रहा है कि अरे मेरा बिजनेस चलेगा यार, तो ये डगमगापन आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं ला सकते। आपके के अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मेरा बिजनेस एकदम चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट। आपने पैसा लगा दिया, आपका बिजनेस में कुछ इन्वॉल्वमेंट का मन ही नहीं है, आप कुछ उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को रख लिया, बोला कि ये काम स्टार्ट करो, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो ये है इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है एबिलिटी टू प्लान। आपके अंदर लगातार दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि मैं कुछ क्या नया करूँ, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए हमेशा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में अपने नयापन लाना, मॉडिफिकेशन करना, दैट इज़ कुछ प्लानिंग। उसके बाद है रूल ब्रेकिंग। रूल ब्रेकिंग का मतलब है कि जो पहले से कन्वेंशनल तरीका चला आ रहा है, जो पहले से मोबाइल चला आ रहा है, उसी को फिर से बना देना, दैट इज़ नॉट न्यू। आप कुछ ऐसा बना के दीजिए मार्केट में, समाज में, जो पहले से नहीं था, तो उसको कहते हैं रूल ब्रेकिंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसा मार्केट का सिचुएशन है उसमें अपने आप को अडेप्ट कीजिए, उसमें अपने आप को ढालिए, वैसा भी आपको, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। आपको कोई इंडस्ट्री है या कोई और स्टार्टअप है, कोई और कंपनी है, वो आपको तुरंत पीछे कर देगी। उसके बाद आता है विजन। बिल्कुल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक मेरा टारगेट है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टिकिंग एट इट। स्टिकिंग एट इट का मतलब है कि लगातार ये हमेशा नज़र बनाए रखिए आपके आसपास जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो कहाँ तक है, उनके आसपास की चीज़ों को पकड़िए और उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। पैशन। पैशन बहुत है। पैशन का मतलब होता है जुनून। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे आपके स्टडीज़ हैं कि नहीं भाई मुझे अपने सेमेस्टर्स निकालना है, एनी हाउ मुझे तो पास करना है, तो उसी तरह से एनी हाउ मुझे अपने एंटरप्रेन्योरशिप के, अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक ले जाना है। तो एक जुनून होना चाहिए काम करने का। उसके बाद है आपका अनसर्टिनिटी टॉलरेंट। कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ ऐसे रुकावटें आ सकती हैं उस काम के अंदर जिससे आपका कहीं ना कहीं बिजनेस डिस्टर्ब होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, तो उस कंडीशन के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई तो नहीं भाई
छोड़ दो यार बहुत स्ट्रेस हो गया, नहीं, उस कंडीशन में भी आपको अच्छा करना है बच्चों। लास्ट में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर, कि आपके अंदर खुद एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लॉस भी कहीं ना कहीं किसी पार्ट में हो रहा है तो नहीं, अभी लॉस हो रहा है ना, आगे प्रॉफिट होगा, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो दैट इज द ट्रेड्स। तो ये सारे फैक्टर क्या है, ये ट्रेड्स से एंटरप्रेन्योरशिप के। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेधड़ल्ले से बिना बेबाक होकर के ये सारी चीज़ें आप लिखिए। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप ज़्यादा मार्क्स में आता है तो दो दो लाइन और बढ़ा के भी आप लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वही ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। हाँ, ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेनर, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने भी कहा कि ये बहुत पुराना तरीका है एक बिजनेस करने का। इट इज़ इन फैक्ट एंटरप्रेनर्स दैट ब्रिंग इनोवेशन। ये एंटरप्रेनर ही हैं जो नए नए इनोवेशन लेकर के आते हैं इकोनॉमी में, और न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के मार्केट में आते हैं। ठीक है, दे ड्राइव ए नेशंस इकोनॉमी टुवार्ड्स डेवलपमेंट। सही बात है कि इनके वजह से ही देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर प्रोग्रेस होता है। लेट अस एक्सप्लोर, चलिए कुछ ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि एक विजन एंड पैशन होना चाहिए। सही बात है, एक लक्ष्य और एक जुनून। एन एंटरप्रेनर मस्ट हैव ए वेरी क्लियर विजन, उसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के। तो ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू प्लान, उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए प्लान करने के लिए। आउट इज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के गोल होते हैं। आपका कैसा गोल है उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव, ही हैज टू बी एबल टू मैप आउट हिज फ्यूचर प्लान्स इन आर्टिकुलेट एफिशिएंट, और उसको पता होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। ये पहला इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसमें आपका विजन और साथ साथ पैशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होनी ही चाहिए ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो कही है वो इनोवेटिव। इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कुछ नया करके दीजिए मार्केट में, तभी आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आपका फेम होगा, तभी आपका नाम होगा। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन। द एंटरप्रेनर लुक्स फॉर्म द अपॉर्चुनिटी, हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी अपने आप में लाना है कि मुझे एक नया मौका मिले ताकि मैं कुछ और नया बना के दे सकूं मार्केट को। ठीक है बच्चों, ये दूसरा ट्रेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिस्क टेकर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप चल ही नहीं सकता है। तो देखिए क्या कहता है, रिस्क इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के शुरू करने के पीछे उसके अंदर रिस्क फैक्टर होते ही हैं। ठीक है, बट इट इज एन स्पेशली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज हियर द एंटरप्रेनर बियर्स द एंटायर रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि एंटरप्रेनर अपने ऊपर सारा कुछ लिए रहता है। ठीक है, ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस। सो इट इज नेसेसरी दैट द एंटरप्रेनर हैज एन एटीट्यूड्स एंड रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने वाला बंदा होना चाहिए। अगर रिस्क है तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे इसके अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 3 पॉइंट ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए ट्रेड्स के अंदर। तो देखिए क्या कहता है, वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इज लीडरशिप। बिल्कुल, ऑल गुड एंटरप्रेनर, एक गुड, जितने भी गुड एंटरप्रेनर हैं वो एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होने चाहिए, सभी को लेके चलने वाला, टीम बिल्डर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ए persistence, a good entrepreneur is always persistence by nature, a business is never an overnight success। देखिए persistence का मतलब होता है कि अगर आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कभी लॉस हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते के साथ ही उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया, नहीं, हो सकता है कि उसमें लॉस हो जाए, तो उसको लेकर के हमें चलना है। इथिकल, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर इथिक्स और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि तब वो लंबे समय तक चल पाएगी। सस्टेनेबल का मतलब है जो लंबे समय तक बना रहे। सस्टेनेबल बिजनेस कैन नॉट बी रन बाय समवन विद कॉम्प्रोमाइज। कोई भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना, मोरल को कंप्रोमाइज़ करके चलना, तब वो बिजनेस आपका आगे लंबे समय तक नहीं चल सकता है बच्चों। ठीक है, आते हैं अब 7 पे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पसंद है। एक कंपटीशन की भावना अपने के अंदर होनी चाहिए कि भाई मेरे से बगल वाली जो कुछ इंडस्ट्रीज है वो हमसे आगे कैसे निकल गई यार, हमने भी तो अपना प्रोडक्ट बनाया था, उस पर कोई कमी नहीं की, फिर मेरे अंदर क्या कमियां रहेंगी कि मेरा प्रोडक्ट पीछे हो गया, मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है, एनी हाउ अच्छा करना है, तो दैट इज़ द कम्पिटिटिव स्टेक, और मुझे उससे आगे निकलना है। तो ये भावना अगर आपके अंदर है तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर, और ये भावना ट्रेड्स के अंदर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव
स्पिरिट होना चाहिए। द बिजनेस वर्ल्ड इज वेरी कट थ्रोट, देखिए कहा है, बहुत ही कठोर है। थाउजेंड ऑफ न्यू बिजनेस बॉन्ड, हजारों नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं और ये हर दिन मरते हैं। क्यों? सो द कंपटीशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स, आपके पास एक लंबी कंपटीशन की लाइन है। अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, अपने आप को शार्प रखेंगे, कंपटीटिव भावना रखेंगे, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, लास्ट पॉइंट है रेजिलिएंट। एंड फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप इज रेजिलियंस। देयर इज नो स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ टू सक्सेस। कहता है रेजिलियंस का मतलब कि आपके अंदर एक लक्ष्य हो, जो आपको पता हो कि मुझे इसे कहाँ तक जाना है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप सब चीज़ों को सह करके आगे बढ़े, कहीं पे टूटे नहीं, कहीं पे रुके नहीं। तो कोई शॉर्ट चीज़ नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि आप सक्सेस कर जाएं। ये लिखा है देयर इज़ नो स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना होगा। उसी तरह से आप अपने स्टडीज़ में मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट ला करके दीजिए। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हम लोग ने आज 2 टॉपिक क्लियर किया। पहला जो टॉपिक था वो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा जो टॉपिक था वो था डेफिनेशन, और तीसरा जो टॉपिक था ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तीनों टॉपिक को हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। आशा करते हैं कि ये पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको हम लोग सेकंड लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो मेरी पूरी आप लोगों से ये है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, बुक्स को स्टडी कीजिए। बुक्स के लिए मैंने भी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बुक्स का बारे में बता दिया हूँ। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, जिसके बारे में हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।